हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित लगभग 100 से ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी, टैट और कमीशन की तैयारियां कर रहे हैं, वो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसके रिज़ल्ट आपको आने वाली आगामी जो टीजीटी, पीजीटी हिंदी, एलटी, टैट और कमीशन की परीक्षाएं हैं, उसमें मिल जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास की हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो प्रथम बार लिखने का प्रयास किया था वो गर्षा दत्तासी जी ने किया था और ये फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो ये भी केवीएस परीक्षा प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये घुमा फिरा कर पूछा गया है। इसका भी गर्षा दत्तासी ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये फ्रेंच भाषा में हुआ था और ये फ्रेंच भाषा में गर्षा दत्तासी जी ने अपना ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम? तो देखिए, प्रथम लेखक गर्षा दत्तासी जी ही हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? तो देखिए, जो कालक्रमानुसार लिखा गया था वो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था और ये डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इस्तोर द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम? तो ये गर्षा दत्तासी इसका राइट आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और गर्षा दत्तासी जी ने ये लिखा था। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो देखिए, जो हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण था वो जोशुआ केटलर जी ने लिखा था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसके डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर व्यवस्थित रूप से बात करें हम, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही व्यवस्थित रूप दिया था इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो ये जो हिंदी शब्द सागर है उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 था। इसका राइट आंसर है। इनमें से वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओंगल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? तो इसके लेखक पादरी एडसन ग्रीव्स हैं। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका हिंदी में अनुवाद किया था वो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ एक और भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। जो गर्षा दत्तासी जी का ग्रंथ है उसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर जी ने किया था। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम? तो इनके लेखक का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लिए ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्वेश्चन।
डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया? हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। तो ये जो ग्रंथ था वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ था। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया? तो 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो देखिए, काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिश्रबंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में के नाम हैं। जो मिश्रबंधु 3 भाई थे, उनके नाम, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनके नाम हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो इनका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? देखिए, इसका चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रबंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो इसकी ऑप्शन ए हो जाएगा, संवत 1890 से विक्रम संवत 1925। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो देखिए, जो उन्होंने प्रथम उत्थान का समय बताया है वो 1868 से 1993 ईस्वी में बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो ये इन्होंने संवत 1925 से 1950 विक्रम तक की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो द्वितीय का समय 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये टीजीटी पुनर्परीक्षा में 2004 में पूछा गया था। ये पीजीटी परीक्षा 2003 में भी पूछा गया था। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो ये नागरी प्रचारणी सभा इसका राइट आंसर है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो इसमें बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र भी थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे, पर इसमें रामचंद्र वर्मा जी नहीं थे। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा, 1800 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक जो थे वो जॉन गिलक्राइस्ट थे। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता डैश है? तो सदल मिश्र की भाषा की जो विशेषता थी उसमें पूर्वीपन था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो लल्लू लाल जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो प्रेम सागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये लल्लू लाल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो इंशाल्लाह जिसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये वही क्वेश्चन और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो देखिए इसके सदल मिश्र जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? तो ये ऑप्शन ए लल्लू लाल इसका राइट आंसर है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, तो जो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं वो सदल मिश्र जी हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये भी फिर से पूछा गया है, टीजीटी परीक्षा 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और टीजीटी परीक्षा 2011 में भी। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो ये ऑप्शन डी इसका नासिकेतोपाख्यान इसका राइट आंसर है। उदयभान चरित के लेखक हैं, तो जो उदयभान चरित के लेखक हैं वो इंशाल्लाह खां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुखसागर की रचना किसने की? तो सुखसागर की रचना सदा सुखलाल जी ने की थी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुखसागर का विषय है। तो देखिए जो सुखसागर का विषय है वो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं इसमें, इसका राइट आंसर है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग वशिष्ठ के लेखक, ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। खड़ी बोली की पहली रचना है। देखिए खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो नासिकेतोपाख्यान है, सदल मिश्र की रचना है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये सदल मिश्र जी ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज गिलक्राइस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, देखिए हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आदि साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित क्वेश्चन है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इन्हें वीरगाथा काल नाम दिया था, यहाँ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन से युगम अशुद्ध है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बीज वपन काल। देखिए बीज वपन काल जो दिया था वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल दिया था। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि चारण काल किसने दिया था? तो अगर चारण काल पूछा जाए तो ग्रियर्सन जी ने दिया था। अगर संधि एवं चारण काल पूछा जाए तब आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहिएगा, क्योंकि चारण काल ग्रियर्सन जी का दिया हुआ नाम है। और वीरगाथा की काल करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि बीज बपन नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा है? देखिए यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ वीरकाल की बात करें तो विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा है, अगर वीरगाथा काल की बात करें तो वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? तो यहाँ वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया था, तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया है, तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम, ये ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा, आप भी दुखी हो। आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया था, तो देखिए बीज बपन काल जो नाम दिया था वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। आदिकाल के लिए बीज बपन काल, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, माफ़ कीजिएगा, ये मुझे PDF मैंने लिया है तो उसमें पहले से ही ये क्वेश्चन बने थे।
आदिकाल को बीज बपन काल, और ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए ये 2005 में पूछा गया, 2001, 2003 में भी पूछा गया था। आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया? तो ये विश्व प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, क्योंकि आदिकाल को आदिकाल इन्होंने ही दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, गद्य काल। देखिए गद्य काल इसका आदिकाल का नाम नहीं है, क्योंकि ये गद्य काल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दिया था। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो ये प्रारंभिक काल जो नाम दिया था वो मिश्र बंधु ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको सम्मिलित करना है, सूची बनानी है आपको। इसमें आपके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आदिकाल को नाम दिया था वो था वीरगाथा काल। इन्होंने रासो ग्रंथों के आधार पर ही ये नाम दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया था। अगर राहुल संकृत्यान की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। मिश्र बंधु की बात करें तो इन्होंने प्रारंभिक काल कहा था। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो देखिए बौद्ध धर्म से जो जुड़े साहित्य की भाषा है वो पाली भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो देखिए अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो ये ढोला मारूरा दोहा है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शालीभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो इसका भरतेश्वर बाहुबली रास है। और इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पंच पांडव चरित रास की रचयिता हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, शालीभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो ये महर्षि पतंजलि जी ने किया था। अवहट भाषा से तात्पर्य है। देखिए अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो इसका सिक्खा मिलता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो इसके सरहपा हैं और ये राहुल संकृत्यायन जी ने इन्हें प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालीभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो इसका डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों का प्रथम कवि, तो ये सरहपा थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो देखिए मैंने पहले भी बताया कि राहुल संकृत्यायन जी ने अपनी पुस्तक में इन्हें अपना हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो वही क्वेश्चन है ये, सरहपा हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सरहपा सहजयान के प्रवर्तक थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो उन्होंने पुरानी हिंदी कहा है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका राइट आंसर है। पुरानी हिंदी नामक किसने कहा था? तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी कहा है? तो उन्होंने, माफ कीजिएगा यहाँ कुछ और ही है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो यहाँ राजा मोहन जी इसका राइट आंसर है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू जी को कहा जाता है।
निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू इसका राइट आंसर है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ये स्वयंभू जी ही थे। शंभू की कृति का नाम क्या है? तो शंभू की कृति का नाम पौंचर्यू है। काफी प्रसिद्ध रचना है ये इनकी। पौंचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? ये पौंचर्यू में लिखा गया है, जो स्वयंभू की रचना है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो इसका भविष्यत कहा, जो धनपाल की रचना है, इसका राइट आंसर है। अपभ्रंश का भभूति किसे माना जाता है? तो पुष्यदंत को अपभ्रंश का भभूति माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा पौंचर्यू, क्योंकि ये स्वयंभू की रचना है। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो इसकी महापुराण इसका राइट आंसर है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम? तो ये अमीर खुसरो ही है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो इसका भी ऑप्शन सी है, अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का उद्देश्य है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना इनका प्रमुख उद्देश्य था। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो ये बी राउरबेल इसका आंसर है। राउरबेल किस तरह की रचना है? तो ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य इन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, तो ये व्याकरण है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो ब्रज भाषा इसका राइट आंसर है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए, रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य को ही कहा जाता था। रासो साहित्य। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा शंखधर। आदिकाल के किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में जो जनजीवन से कटा साहित्य लिखा जा रहा था, इसमें सिर्फ अपने राजाओं की प्रशंसा की जाती थी। वीरगाथाकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्ण लीला का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रिसन ने क्या नाम दिया है? तो इसे चारण काल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशलदेव रासो के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता नरपति नाला हैं। विशलदेव रासो के रचयिता, वही क्वेश्चन बार बार, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो ये विशलदेव रासो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा विशलदेव रासो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, इसे जगनिक द्वारा लिखा गया जो परमाल रासो था, इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो ये परमाल रासो इसका राइट आंसर है। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? तो ये जगनिक हैं। आलाखंड नामक काव्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसे परमाल रासो नाम भी दिया गया है। आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम जगनिक है। आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन मिलता है। तो ये परमाल रासो में मिलता है। कवि जगनिक की रचना का नाम है, तो आलाखंड इसकी रचना है। परमाल रासो के लेखक हैं?
तो ये जगनिक हैं। 12 वर्ष ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये आला जो परमाल रासो है उसमें उसकी उक्ति है, ये जगनिक द्वारा लिखी है। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ये सूची बनानी है आपको। ये विसलदेव रासो किसने रची है? तो देखिए विसलदेव रासो की बात करें तो ये नरपति नाला ने रची है, और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है, और खुमान रासो दलपति विजय की। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सिख साहित्य। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा भक्तमल। ये नाभादास की रचना है। और इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो ये नाभादास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भक्तिकाल के कवि हैं। तो हो गया था। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो ये विद्यापति पदावली इसका राइट आंसर है। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है, तो देखिए इसका जो प्रमुख रस है वो वीर रस है, क्योंकि वीरगाथात्मक रचनाएं ही उसमें हुई हैं। जैसे रासो ग्रंथ रचे हैं तो उसमें ज़्यादातर वीर रस से संबंधित ही रचनाएं हैं, युद्धों का ही वहाँ वर्णन है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो ये मैथिली भाषा में रचित हैं। जो विद्यापति पदावली लिखी है उन्होंने वो मैथिली भाषा में ही लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कीर्ति पताका। निम्नलिखित में से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? ये विद्यापति ही हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा विद्यापति। इन्होंने विद्यापति पदावली मैथिल भाषा में लिखी थी, इसी कारण इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। देसिल बना सब्जन मिठा, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो ये जयदेव माफ़ कीजिएगा विद्यापति इसका राइट आंसर है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो ये भी विद्यापति ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कण्हपा, क्योंकि ये सिद्ध थे ना कि नाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा गोपीचंद। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये सिद्ध साहित्य से है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो इसका आदिनाथ राइट आंसर है। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो गोरखनाथ के जो गुरु थे वो मछेंद्र नाथ थे, और इनकी जो मुक्ति की थी वो गोरखनाथ जी ने ही की थी। नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? देखिए नाथ संप्रदाय में हठयोग का ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग इसका राइट आंसर है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। तो अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूर्व तत्व था, तो शून्य का वज्र था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता था? तो इन्हें संध्या भाषा कहा जाता था, संध्या भाषा भी कहा जाता है इन्हें। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
और बोल बोल के मेरा गला भी सूख गया है।